हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि हम भी चाइना के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि गरीबों की मदद की जाए और उन्हें गुर्बत से निकालकर खुशहाली की तरफ लाया जाए। दूसरा, चाइना से जो हम सीखना चाहते हैं वो जो मैं बात कह बैठा हूँ, 70 करोड़ लोग चाइना ने गुर्बत से 30 साल में निकाले हैं और मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाइना से जो पॉवर्टी एलिविएशन है, हम टीम भेजेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सच में चाइना आज वर्ल्ड डोमिनेंट पावर की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसके डंके अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में बज रहे हैं। ये बात सच है कि चाइना ने अपने मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत इकदाम उठाए हैं और उनमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन चाइना ने आखिर क्या किया और क्या वही चाइनीज़ मॉडल हम पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाइनीज़ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में अप्लाई कर पाएंगे और क्या लोग उस मॉडल को तस्लीम कर पाएंगे या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। इससे पहले कि हम गुर्बत के खात्मे के लिए बात करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली गुर्बत होती क्या है। आप लोगों ने यूजली सुना होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं या 50,000 लोग शदीद गुर्बत में मुब्तला हैं। जब ये लोग गुर्बत की लकीर की बात करते हैं तो एक्चुअली इनका क्या मतलब होता है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर आज की तारीख में अगर आप दिन का $1.9 कमाते हैं, यानी अगर आप तकरीबन 8,800 रुपये पाकिस्तानी महीना कमाते हैं तो आप गरीब कहलाएंगे, और अगर आप इस रकम से कम कमाते हैं तो आप शदीद गरीब कहलाएंगे, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। लकीर है $1.9 पर डे। और कमाल की बात यह कि 1978 में चाइना में 90% लोग $1.9 से भी कम कमाते थे। आप खुद इमेजिन करें कि इस कौम की क्या हालत होगी। क्या आप आज 8,800 रुपये महीना में गुजार सकते हैं? और चाइना के 90% तक लोग इससे भी कम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे 1978 में। और चाइना ने ऐसा जादू किया कि 2014 तक सिर्फ 1% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे थे। यस, आपने सही सुना, 780 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला और पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 200 मिलियन है। सिर्फ कुछ दहाइयों में चाइना ने तकरीबन 90% आबादी को गुर्बत से निकाला। एक मौजज़े से ये बात कम नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इस मिशन में कामयाब हुआ। चाइना ने सबसे पहले इसको प्लान किया और उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया कि जिससे इनके गोल्स पूरे हो सके हैं, और उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर 4 पॉइंट्स पर अमल करें तो वो अपने मुल्क से सिर्फ गुर्बत को ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे बल्कि चाइना को एक इकोनॉमिकली सुपर पावर भी बना सकते हैं। और उसका पॉइंट नंबर 1 था स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है कि नहीं, तकरीबन 2017 में पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि शायद पाकिस्तान 2040 या 2050 तक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बन जाएगा। और ये पूरी दुनिया इसलिए कह रही थी कि पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ही स्टेडी थी। हम स्टार्ट करते हैं 2008 से, जब पाकिस्तान की ग्रोथ 1.7% थी, जिससे 2017 तक ये ग्रोथ रेट 5.7% तक पहुंच गया। और 8 साल में ये ग्रोथ बहुत ही स्टेडी थी, जो आप ग्राफ में देख सकते हैं। एंड बाय द वे, ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। जिसको कंफर्म करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें एंड ही विल फाइंड आउट। एनीवेज, पॉइंट ये है कि जब जब कोई मुल्क एक स्टेडी ग्रोथ पाथ पर चलने लगता है तो उसके इकोनॉमिकली पावरफुल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो चाइना ने भी यही 1970 में फैसला लिया कि हमें अपनी ग्रोथ स्टेडी रखनी है, चाहे कुछ भी हो, ग्रोथ स्टेडी होनी चाहिए है। चाइना की ग्रोथ का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इसको इतनी प्रायोरिटी दी कि कुछ सालों में तो चाइना ने 20% तक ग्रोथ शो की, जहां 2008 से 2017 तक चाइना 8.2% की स्टेडी ग्रोथ एवरेज रखता था। और ये एक रिमार्केबल नंबर था। इससे चाइना को फायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोगों ने खेती बाड़ी छोड़कर नॉर्मल जॉब्स की तरफ रुजू किया, जिससे घरों में ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया, जिससे वो अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दे पाए। पॉइंट नंबर 2, चाइना की ज़मीन। तकरीबन आधे चाइना की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और आधे की थोड़ी हार्श। लेकिन जब बात ज़मीन की मलकियत की आती है तो चाइना उन चंद ममालिक में से आता है जहां लोग ज़मीन की मलकियत बराबरी से रखते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि जब चेक किया गया तो पता लगा कि चाइना के गरीब लोगों के पास और अमीर लोगों के पास तकरीबन बराबरी के हिसाब से ही ज़मीनें थीं। इस बात की वजह से चाइना को फ़ायदा ये हुआ कि जब चाइना ने खेती बाड़ी के कानून में बदलाव किया तो इससे सबको फ़ायदा हुआ, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब।
पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन एंड डॉक्टराइन। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो चाइना ने प्रोग्राम शुरू किया कि मुल्क में ये चेक किया जाए कि गरीब कितने हैं और उनकी कंडीशन कैसी है। इसके दौरान चाइना ने लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कहाँ सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ चाइना ने 9वीं क्लास तक के बच्चों की तालीम लाजमी करार दे दी। इसी वजह से हर बच्चे को 9वीं क्लास तक फ्री तालीम दी जाने लगी, लेकिन सिलेबस स्टेट ने अपना बनाया। नाउ यहाँ मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि कौमें आने वाले बच्चों से बनती हैं, क्योंकि बुजुर्गों और बालिग लोगों के जहन बदलना तकरीबन नामुमकिन ही होता है, जबकि बच्चों के जहन बदलना आसान। आप किसी बुजुर्ग को जितना भी समझा लें, पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन बच्चे या जवान लोगों को अगर आप समझाएं तो उनका दिमाग शायद बदल जाए, और यही चाइना ने किया। बच्चों की तालीम को कंट्रोल करके चाइना ने आने वाली नस्ल को चाइना के लिए वफादार बनाया। निसाब में चाइना से वफादारी सिखाई जाती, मजहब को दूर रखा जाता, मेहनत करने पर उनको ट्रेन किया जाता, और सिर्फ पढ़ाई से ऐसा माहौल बनाया गया कि बच्चे बड़े होकर प्रोडक्टिव बने और चाइना के लिए काम करें। और हम देखते हैं जो नस्लें निकली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, ज़्यादा काम करने वाली थी, चाइना के लिए लॉयल थी और मजहब से दूर थी। और 2019 तक तो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चाइना ने अपने ही मुल्क में बाइबल यानी इंजील की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी, गिरजाघरों और मसाजिद को बंद करना शुरू कर दिया। और हम सब जानते हैं कि बहुत से डिटेंशन कैंप भी बनाना शुरू कर दिए, और मकसद ये था कि लोग चाइना के लिए काम करें, ना कि आने वाली ज़िंदगी के लिए। और इस डॉक्टराइन ने चाइना का बहुत ही फ़ायदा किया। आज चाइना के बच्चे चाइना के लिए लॉयल हैं। वो तो इस बात को भी माइंड नहीं करते कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उन पर हर वक्त नज़र रखती है। एक इंटरव्यू में एक चाइनीज़ स्टूडेंट ने कहा, ये मुल्क मेरा है, अगर मेरा मुल्क मुझ पर नज़र रखा हुआ है भी तो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। आप नोटिस करें कि जिस प्राइवेसी पर दुनिया नाज करती है, चाइना के बच्चे उसको गैर ज़रूरी समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। जैसे मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि चाइना ने डेटाबेस इकट्ठा किया कि जिससे चाइना को अंदाज़ा हुआ कि कहाँ ज़्यादा काम की ज़रूरत है। चाइना ने उन इलाकों में टोटल $70 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च किए 1980 से 2015 तक, और मुसलसल और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस दौरान चाइना ने रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ताकि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि तिजारत में आसानी हो। स्पेशली रोड्स ने चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। जहां लोग अच्छे रोड्स ना होने की वजह से अपनी तैयार करदा अशिया खुद ही इस्तेमाल करते थे, वहां अब वही अशिया ज़्यादा पैदा करके बेच सकते थे। इसके अलावा चाइना ने अपने डेटाबेस से उन इलाकों को भी अलग किया जहां की ज़मीन जरखेज़ नहीं थी, यानी उन इलाकों में लोग तो रहते थे लेकिन कुछ खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। तो चाइना ने एक प्रोग्राम के तहत इन लोगों को बंजर इलाकों से निकालकर स्पेशल बनाई गई कम्युनिटीज़ में शिफ्ट किया, जहाँ पहले से बनाए घर थे, हॉस्पिटल से, स्कूल से, और ज़मीन दी ताकि वो वहाँ पर कमा भी सकें। और एक बहुत ही अहम चीज़ जिसकी अशद ज़रूरत थी चाइना को, वो थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, चाइना को इतने सारे मामलात को चलाने और प्लान करने के लिए बाहर से भी पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए चाइना ने मुख्तलिफ जगहों पर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते थे और टैक्स की भी छूट थी। इससे हुआ ये कि बाहर का ज़र मुबादला चाइना में आने लगा, जिससे इकोनॉमिक जोन्स में बिजनेस बढ़ने लगा, जिससे और पैसा आने लगा और चाइना और तरक्की करने लगा। इससे एक एवरेज बंदा गुर्बत की सतह से ऊपर जाने लगा। जहां 1980 में 90% लोग $1.9 यानी 8,800 पाकिस्तानी रुपए महीना से भी कम कमाते थे, वहां वही घर इससे बहुत ज़्यादा कमाने लगे। कुछ घर तो 20 गुना से भी ज़्यादा कमाने लगे। जी हाँ, आप इमेजिन करें, एक घर जो कि 8,800 रुपये महीना कमाता है, वो चाइना में ही रहते हुए 1,76,000 रुपये महीना कमाने लगा। ये किया चाइना ने अपने लोगों के साथ। और इस पूरे मामले से हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हम यही मॉडल पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात करते हैं कि हम चाइना की मदद लेंगे और उनका मॉडल फॉलो करेंगे, तो बज़ाहिर देखने में ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को इस मॉडल को फॉलो करने के लिए बहुत से मामलात को टैकल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएँ तो लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हो,
ताकि जो नताइज हुकूमत चाहती है वो हासिल किए जा सकें। इसके अलावा निसाब में बेहतरी। हमारी निसाबी किताबें आज तक सैकड़ों साल पुराना इल्म सिखाती हैं जिसको गुजरे हुए ज़माना गुजर गया है। हमारे बच्चों को उनके पढ़ाए जाने और ना पढ़ाए जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि जदीद तालीम से हमारी किताबें अपडेट नहीं की गई। इसके अलावा पाकिस्तान को इकोनॉमिक जोन्स को बेहतर बनाना पड़ेगा। गवादर की तकमील के साथ साथ उसको फ़ाल करना, कराची पोर्ट्स को बेहतर और वहाँ नए इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश करना भी इम्पॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है चाइना और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। चाइना को मेनली एक ही सोच ने या एक ही पार्टी ने बहुत अरसे से चलाया है, इसलिए वो एक प्लान लंबे अरसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर 5 साल की हुकूमत बदलने से यही काम इतनी तेज़ी से नहीं किया जा सकता जितना चाइना में हुआ। ऑनेस्टली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान फॉलो कर सकता है अगर विल हो, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्यों पाकिस्तानी इस मॉडल को शायद तस्लीम ना करें। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तानी लोगों का अपनी ज़मीन से प्यार। अगर पाकिस्तानी हुकूमत अपने लोगों को मूव करने के लिए कहेगी भी और अगर उनको चाइना की तरह बंजर ज़मीनों से निकालकर सरखेज़ ज़मीनों की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तानी लोग अपनी ज़मीन छोड़ने को आसानी से नहीं मानेंगे। और वो क्या मानेंगे, उनके ऊपर जागीरदार और वडेरे पहले ही उन सरखेज़ ज़मीनों को हासिल करके गरीबों तक ये आसानी पहुँचने ही नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2, निसाब की तब्दीली। हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ एक क्लास की, एक सब्जेक्ट की, एक चैप्टर की, एक पैराग्राफ की एक लाइन भी चेंज हो जाए तो पाकिस्तान में एक हलचल मच जाती है और पूरे का पूरा निसाब तब्दील करने को पाकिस्तानी शायद एक्सेप्ट ही ना करें। स्पेशली पॉलिटिशियन इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि निसाब की तब्दीली ही ना हो। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान से वफादारी। नाउ ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। तकरीबन हर पाकिस्तानी बहुत ही पैट्रियाटिक है और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान देने को तो तैयार है लेकिन उसके लिए जीने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल डॉक्टराइन है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत को चेंज करना पड़ेगी ताकि लोग पाकिस्तान के लिए जीना सीखें। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।